सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो चैप्टर नंबर 9 है यानी कि अध्याय संख्या 9, ठीक है, अध्याय संख्या 9 का हम लोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं वसा। क्या वसा करने वाले हैं या लिपिड कहेंगे, ठीक है, वसा या लिपिड कहेंगे। इस चैप्टर को इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, फुली कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो जो पॉइंट विशेषकर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, उस चीज़ को हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। लिपिड्स ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल फैटी एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं? लिपिड ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल तथा वसीय किससे बनते हैं? वसीय अम्ल से बनते हैं। इसमें वसीय अम्ल में जो क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तीनों तत्व होते हैं। देखिए यही तीनों तत्व किस में थे? कार्बोहाइड्रेट में भी थे, और यही तीनों तत्व किस में थे? प्रोटीन में भी थे। लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा था, नाइट्रोजन। किस में? प्रोटीन में। प्रोटीन में जो है एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जुड़ रहा था। और लेकिन देखिए सबकी संरचना में और संख्या में अंतर होता है, ठीक है। इसलिए जो है क्या होता है कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से अलग होता है और कार्बोहाइड्रेट वसा से अलग होता है, और इस तरह से तीनों आपस में क्या होते हैं? अलग होते हैं। मैं सबकी संरचना जो है हर वीडियो में दिखा देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो गया यार सब तो एक ही चीज़ों से बन रहा है, लेकिन फिर अलग कैसे हुआ? तो अलग इस तरह से हुआ कि उनकी जो है बनावट में, संरचना में क्या होती है? बनावट में क्या होता है? अंतर होता है। संरचना में क्या होता है? अंतर होता है। इसलिए जो है क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है? वसा एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है। ऑक्सीजन की मात्रा, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। देखिए यही अंदर दिख गया आपको कि क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कार्बन हाइड्रोजन की अपेक्षा कम होती है। किसमें? फैट में। किसमें? फैट में। और जबकि कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। लिपिड यानी कि वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ये कार्बोज की तुलना में अधिक ऊर्जा देते हैं। बिल्कुल देते हैं। हम लोग इसको कई बार पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। 1 ग्राम कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कितना मिलता था कैलोरी? 4 किलो कैलोरी मिलता है। जबकि 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी मिलता है? 9 कैलोरी मिलता है। इसका कारण क्या है? कि वसा में जो है ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। वसा चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थों में जो कि अघुलनशील होते हैं, किंतु कार्बनिक द्रव में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। पानी में क्या होता है? वसा क्या होता है? अघुलनशील होता है। आप तेल डाल के देखिए पानी में, ऊपर ऊपर तैरने लगेगा। लेकिन जो कार्बनिक द्रव होते हैं उसमें क्या होता है? घुलनशील होता है। कौन सा? जो वसा होता है ये। और किन चीज़ों में पाया जाता है? चिकना युक्त, जो है जैसे तेल हो गया, घी हो गया, इन सब चीज़ों खाद्य पदार्थों में वसा पाया जाता है। फिलहाल जो है इसको हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं। एक बार फिर आपको मैं कहता हूँ, पढ़ाने के बाद भी आप जरूर दोहराया करिए, वीडियो पॉज करके या दोबारा सुन लिया करिए, ठीक है। दोहराना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, और शॉर्ट नोट्स तो बिल्कुल बनाना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है? हाई फैट फूड है, ठीक है। हाई फैट फूड मतलब कि इसमें जो है फैट फूड जो है हाई मात्रा में मिलता है। इसमें क्या है? एवोकोडा है, चिया सीड्स है, पनीर है, ठीक है, मछली है, बादाम है, ओलिव ऑयल है, अखरोट है, मूंगफली है, अंडा है और नारियल तेल है, ठीक है। इसमें क्या है? हाई मतलब कि उच्च मात्रा में, ठीक है, उच्च मात्रा में क्या मिलता है? वसा मिलता है, ठीक है, वसा मिलता है। उच्च मात्रा में वसा मिल रहा है इन सब चीज़ों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसीय अम्ल, ठीक है। वसीय अम्ल के मतलब कि फैटी एसिड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए वसीय अम्लों में भी कार्बन की श्रृंखला होती है। बिल्कुल होती है। श्रृंखला को मैं दिखाऊंगा और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखूंगा कि जो है कि श्रृंखला कैसे बनती है। किंतु एल्कोहल कार्बन श्रृंखला की अपेक्षा यह कार्बन अणु श्रृंखला लंबी होती है, ठीक है। एल्कोहल कार्बन श्रृंखला की अपेक्षा क्या होती है? इसकी अणु कार्बन श्रृंखला क्या होती है? लंबी होती है, ठीक है। वसीय अम्लों में अंतर होता है, ठीक है, जिसका कारण जो है कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने की स्थिति में अंतर होता है। ये वसीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए स्थिति के अनुसार ही इनको बांटा गया है। इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है इसके हिसाब से बांटा गया है। देखिए एक संतृप्त वसीय अम्ल है, एक असंतृप्त वसीय अम्ल है। संतृप्त वाले को कहते हैं सेचुरेटेड मतलब संतृप्त हो चुका है। असंतृप्त वाले कहते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और ये ऊपर वाला संतृप्त तो क्या हो गया? तो सेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है।
देखिए अब जो है क्या देखेंगे हम लोग, जब तक इनकी श्रृंखलाओं को देखेंगे नहीं फिलहाल, ठीक है, तब तक हम जान नहीं पाएंगे। दो चीज़ हम देखेंगे, पहले तो देखेंगे कि फैट किस लिए ज़रूरी होता है, फैट का हमारे शरीर में क्या काम होता है, उसके बाद इन श्रृंखलाओं को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें ये देखेंगे कि वसा के क्या कार्य हैं, ठीक है। वसा के कार्य देख लेते हैं। देखिए वसा ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करता है, बिल्कुल अभी हम पढ़ चुके हैं कि यह जो है इससे क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम फैट से क्या कितना मिलता है, 1 ग्राम फैट से हमें मिलता है 9 कैलोरी। कितना मिलता है, 9 कैलोरी मिलता है, ठीक है, 9 कैलोरी मिलता है, ठीक है। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी मिलता है। रेड कर लेते हैं कलर। चलिए अगला पॉइंट क्या इसमें, अगला पॉइंट ये है कि वसा का महत्व संचित भोजन के रूप में अधिक होता है। बिल्कुल जब कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी खत्म हो जाती है तो क्या होता है, जो हमारे शरीर में वसा मौजूद होता है, हमारे मांसपेशियों में जो वसा मौजूद होता है उससे क्या मिलता है, वह टूट टूट के हमें क्या देती है, एनर्जी प्रदान करती है। वसीय पुतकों के रूप में ताप नियंत्रण और आंतरिक अंगों की सुरक्षा सहायता करती है। मैं बिल्कुल बता चुका हूं कि शरीर जो है ठंडी में हमारा भोजन करना क्यों ज़्यादा पसंद करती है, क्यों, क्योंकि हमारी शरीर चाहती है कि आप ज़्यादा भोजन करिए और अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वसा को जमा करिए। क्या करिए, वसा को जमा करिए। जब वसा जमा होगा तो क्या होगा, जब वसा जमा होगा तो क्या होगा, आपकी शरीर मोटी हो जाएगी और आप जो है वातावरण के हिसाब से अपने ताप को नियंत्रण कर पाएंगे, ठीक है, अपने ताप को नियंत्रण कर पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, हम तो ठंडी में ज़्यादा भोजन करते हैं, क्यों, क्योंकि हम वसीय ऊतकों को बढ़ाना चाहते हैं। तो वसीय ऊतक क्या करते हैं, वसीय ऊतक के रूप में ताप नियंत्रण और आंतरिक अंगों की सुरक्षा सहायता करता है क्या, वसा यानी कि फैट। आवश्यकता पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट में बदल जा सकता है। बिल्कुल जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिलती है, या कभी हम लोग व्रत रहते हैं या कभी यात्रा के दौरान सही से भोजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यही वसा टूट टूट के हमें किस रूप में ऊर्जा प्रदान करता है और हमें जिंदा रखता है, हमारे ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, ठीक है। अधिकांश विटामिन की अच्छी विलायक होती है, ठीक है। विटामिन बी और सी को छोड़ के वसा में क्या होते हैं, अन्य विटामिन जो है सभी घुल जाते हैं। ए डी और ई के जो विटामिन होते हैं, ए डी ई के, ये सारे विटामिन जो क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, वसा में घुल जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, घुल जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। चेन को देखिए अब आपके सामने जो है ये क्या है, ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब कि संतृप्त, ठीक है, संतृप्त क्या है, एक मिनट, संतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है, संतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है, ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है तो क्या हो जाएगा, ये असंतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये सैचुरेटेड है, लेकिन देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब संतृप्त और असंतृप्त में क्या अंतर होता है, जो कार्बन के बीच में बांड होता है वो सिंगल बांड होता है, किसमें, जो देखिए लंबी चेन है, बिल्कुल लंबी चेन है, बताया गया है। इतनी लंबी चेन जो है आपको नहीं दिखी होगी ना प्रोटीन में ना कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन की इतनी लंबी चेन है इसमें, ठीक है। अब देखिए संतृप्त में क्या होता है, कार्बन के बीच में डबल बांड नहीं होगा, कार्बन के बीच में बात हो रही है, खाली कार्बन के बीच में, किसी भी कार्बन के बीच में डबल बांड नहीं होगा, ये क्या है, संतृप्त होने की निशानी है। लेकिन जो है असंतृप्त में क्या होता है, एक आध डबल बांड आपको मिल जाएंगे, किसमें, कार्बन के बीच में। तो असंतृप्त क्या होगा, असंतृप्त होगा तो उसमें डबल बांड होंगे। देखिए असली कंसेप्ट ये होता है कि पाई बांड और सिग्मा बांड क्या होता है, आसानी से टूटता नहीं है, जबकि पाई बांड क्या होता है, आसानी से टूट जाता है। तो क्या होता है, उसमें जो है रिएक्शन जल्दी होता है। थोड़ा बहुत आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये सब जानते होंगे। तो देखिए इसमें जो है पाई बांड है, इसमें पाई बांड मौजूद है, इसलिए जल्दी ये रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए क्या है, ये असंतृप्त है, क्या है, संतुष्ट नहीं है, असंतृप्त है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम चेन को में जिसमें डबल बांड होगा वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त चेन हो जाएगी, असंतृप्त फैटी एसिड हो जाएगी, और जिसमें सिंगल बांड होगा कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए तो हम लोग किसी के बारे में पढ़ते हैं, अब संतृप्त वसीय अम्ल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। संतृप्त जो है वसीय अम्ल के बारे में यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पढ़ते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल में प्रत्येक कार्बन परमाणु में से 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं। आप देख चुके होंगे कि प्रत्येक से क्या था, प्रत्येक कार्बन से ऐसे कार्बन चेन थी, तो प्रत्येक से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, ऐसे जुड़े हुए थे, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए थे, ठीक है।
और लंबी चेन थी जो एकल बांध द्वारा संलग्नित है, मतलब कि सिंगल बांध द्वारा। ये सिंगल बांध है, ये सिंगल बांध है। एकल बांध मतलब कि सिंगल बांध, एकल बांध द्वारा बंधे हुए थे, ठीक है। कुछ प्रमुख देखिए, इस यहाँ फिर से बनाता हूँ। ऐसी चेन थी कार्बन की, ये कार्बन की चेन थी, ठीक है। और ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन था और ये सिंगल बांड, ये हाइड्रोजन है तो सिंगल बांड, ये सिंगल बांड है, सिंगल बंध, एकल बंध कहेंगे हिंदी में, ठीक है। एकल बंध द्वारा क्या था, ये बंधा हुआ था, ठीक है। आगे और देखते हैं। कुछ प्रमुख संतृप्त वसीय अम्ल जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं, जो कुछ प्रमुख जो है संतृप्त वसीय अम्ल हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं, जिनको हमें याद रखना है कि कौन सा वसीय अम्ल जो है किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, इस चीज़ को हमें देखना है और उसको याद रखना है, क्योंकि वही एग्जाम में आते हैं। तो देखिए पहला उसमें है ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। ब्यूटेरिक एसिड है, मक्खन में पाई जाती है, या इसी कारण मक्खन क्या होता है, विशेष सुगंध देता है। मक्खन का सुगंध देखते हैं कैसा आता है, वो आता है ब्यूटेरिक एसिड के कारण। और ये जो है क्या है, एक संतृप्त वसीय अम्ल है। दूसरा क्या है, पामिटिक अम्ल है। पामिटिक अम्ल है प्राणी और वनस्पति तेलों मुख्यतः पाम ऑयल में पाया जाता है। बोलते ना कहते हैं पाम ऑयल मत देना, चाहे पाम ऑयल है तो क्या है, पामिटिक मतलब क्या होता है कि प्राणी और वनस्पति से मिलता है ये, ठीक है, तेलों में, और इसको पाम ऑयल कहते हैं, ठीक है। और उसमें कौन सा एसिड होता है, पामिटिक एसिड होता है, ठीक है। स्टीयरिक अम्ल क्या होता है, प्राणी तथा वनस्पतियों और तेलों से मिलता है, कौन सा, स्टीयरिक एसिड। कैप्रिलिक अम्ल क्या होता है, कैप्रिलिक अम्ल बोलेंगे, ठीक है, चाहे कैप्रिलिक अम्ल बोलेंगे, मक्खन में पाई जाती है तथा नारियल तेल में पाई जाती है। देखिए ध्यान सुनिए, ऐसा कोई ये नहीं कह सकते हैं कि इस मक्खन में खाली यही होता है, नहीं। कोई जैसे दूध में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्या पाया जाता है, ये चीज़ देखा जाता है। फिलहाल जो है देखिए, अब इस मक्खन में तो ये भी पाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड, लेकिन उसमें क्या पाया जाता है, इस तरह से कैप्रिलिक एसिड भी पाया जाता है। तो मक्खन में भी पाया जाता है, उसमें नारियल तेल में भी कैप्रिलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। कैप्रिलिक अम्ल कहिए चाहे कैप्रिलिक एसिड कहिए, एक ही बात है। एरेडिक अम्ल जो है यह मूंगफली के तेल में पाया जाता है, विशेष इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि मूंगफली के तेल वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा। और ये वाला भी, ये तो खाद्य नाम से भी क्लियर है, ठीक है। तो एरेडिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, मूंगफली के तेल में पाया जाता है। अब आते हैं असंतृप्त अम्ल पे। असंतृप्त अम्ल में क्या था, असंतृप्त वसीय अम्ल में इसमें जो है कार्बन के बीच में एक जो है डबल बाइंड मिल जाएगा, बाकी सिंगल बाइंड रहेगी, लंबी चेन रहेगी, ठीक है, लंबी चेन रहेगी। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या में अंतर होता है। हाइड्रोजन के अणु कार्बन अणुओं की अपेक्षा कम होते हैं, ठीक है। एक डबल बाइंड बनने की वजह से क्या होता है, एक जब डबल बाइंड बन जाएगा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो के अणु होते हैं वो कार्बन अणुओं की अपेक्षा कम होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से द्विबंध डबल बाइंड द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु जो है कार्बन परमाणु से डबल बाइंड जुड़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, कार्बन बाइंड जो है जुड़े होते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख असंतृप्त वसीय अम्ल जो हमारे भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं। अब जो ये मेन पॉइंट है कि जो कौन से जो है ऐसे असंतृप्त एसिड हैं जो हमारे किस में पाए जाते हैं, भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो यह मक्खन तथा बीज के तेल ओलिक एसिड में होता है, ठीक है। कौन सा, पामिटोलिक अम्ल किस में होता है, या मक्खन तथा बीज के तेल में होता है। ओलिक अम्ल सभी वसा तेल में पाया जाता है। ओलिक अम्ल किस में पाया जाता है, सभी वसा और तेल में पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या, एरेकिडोनिक अम्ल, ठीक है। एरेकिडोनिक अम्ल तथा अम्ल, हिंदी में पढ़ना इतना आसान नहीं होता, अंग्रेजी में होता तो आदमी आसानी से पढ़ लेता है, लेकिन एरेकिडोनिक अम्ल जो है या लियोनिक अम्ल जो है क्या होता है, नोट, वसा तथा तेल दोनों ही चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं। वसा और तेल क्या होता है, दोनों ही चिकना पदार्थ होता है। वसा जिसमें संतृप्त वसीय अम्ल होता है, जिसके कारण वे 20 डिग्री तापक्रम पर ठोस अवस्था में रहते हैं, ठीक है। वसा जिसमें संतृप्त वसीय अम्ल होता है वो क्या होते हैं, 20 डिग्री तापक्रम पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं। जबकि तेल जो में असंतृप्त अम्लीय होता है, ये द्रव्य रूप में रहते हैं, मतलब द्रव रूप में रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो संतृप्त होगा वो 20 डिग्री पे क्या होगा, 20 डिग्री पे क्या होगा, ठोस होगा। और जो असंतृप्त होगा वो क्या होगा, 20 डिग्री पे क्या होगा, वो द्रव अवस्था में रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। डालडा वगैरह क्या होता है, डालडा वगैरह क्या होता है, संतृप्त होता है, इसलिए क्या होता है, वो ठोस होता है, ठीक है। चलिए, गाय का घी भी क्या है, वही है, संतृप्त ही है, ठीक है, जैसे भैंस का घी हो गया ये सब। तो वसा का वर्गीकरण, ठीक है, वसा का वर्गीकरण हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। चलिए, लिपिड का ये वसा का ये लिपिड का वर्गीकरण जो है भोजन में
उसकी पौष्टिकता के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त लिपिड के सरलतम रूप ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के आपस में जुड़ने के आधार पर भी क्या किया जाता है, वर्गीकरण भी कर सकते हैं। भोजन में लिपिड की पौष्टिकता के आधार पर 4 प्रकार के लिपिड हैं। कितने प्रकार के लिपिड हैं? भोजन में पौष्टिकता के आधार पर 4 प्रकार के जो है लिपिड हैं। पहला कौन सा है? सरल लिपिड, दूसरा है यौगिक या संयुक्त लिपिड, यौगिक का संयुक्त लिपिड, या तीसरा है व्युत्पादित लिपिड, और चौथा है स्टेरोल। ठीक है, तो एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। सरल लिपिड में क्या है? हमारे भोजन में प्राप्त वसा सरल वसा ही होती है। जो हमारे भोजन में प्राप्त वसा होती है क्या होती है? सरल वसा होती है। मनुष्य द्वारा खाई जाने वाली वसा में 98% तथा तक साधारण वसा ही होती है। जो 98% वसा है वो कौन सी वसा है? सिंपल लिपिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरल लिपिड के प्रकार। ठीक है, सरल लिपिड के प्रकार क्या हैं? 2 प्रकार हैं, वसा तेल या मोम। ये साधारणता क्रम में भी ठोस अवस्था में रहते हैं। ठीक है, वह वसा जो द्रव के रूप में होती है तेल कहलाती है। वह वसा जो द्रव के रूप में होती है उसको बिल्कुल हम लोग तेल कहते हैं। ये वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से मिलने से बनते हैं। किससे बनते हैं? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं। कि अब अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सरल लिपिड के प्रकार को पढ़ रहे हैं। मोम, अब दूसरा पॉइंट है क्या? मोम, इसका अणुभार अधिक होता है। वसीय अम्लों को मोनोहाइड्रिक या डाइहाइड्रिक एल्कोहल के साथ मिलाने से मोम बनता है। क्या बनता है? वसीय अम्लों को मोनोहाइड्रिक तथा डाइहाइड्रिक एल्कोहल के साथ मिलाने पर जो मोम क्या बन जाता है? मोम बन जाता है। ठीक है, मोम, वही मोमबत्ती वाला मोम। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यौगिक लिपिड्स। क्या है? यौगिक लिपिड्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल? वसा के वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, और भोजन में जो लिपिड की पौष्टिकता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सरल लिपिड, यौगिक लिपिड, यौगिक या संयुक्त लिपिड कहिए, और तीसरा क्या है? व्युत्पादित लिपिड, और चौथा क्या है? स्टेरोल। तो फिलहाल जो अभी क्या पढ़ रहे हैं? दूसरा वाला पढ़ रहे हैं यौगिक लिपिड। ठीक है, जब वसा के साथ कोई अन्य आवासीय पदार्थ अर्थात अकार्बनिक पदार्थ मिला होता है तो क्या होता है? यौगिक लिपिड कहलाता है। मतलब वसा के साथ कोई अन्य अकार्बनिक पदार्थ है, समझिए, अकार्बनिक मतलब जो कार्बन से संबंधित नहीं रखता हो, मिल जाता है तो क्या होता है? वो यौगिक लिपिड बन जाता है। जैसे क्या होता है? फास्फोलिपिड हो गया, उसमें फास्फोरस मिल जाएगा तो फास्फोलिपिड हो जाएगा, सल्फर मिल जाएगा तो सल्फोलिपिड हो जाएगा, ग्लिसरॉल मिल जाएगा तो ग्लिसकोलिपिड हो जाएगा, और चौथा क्या है? लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो इस तरह से क्या, अगर कोई अन्य अकार्बनिक पदार्थ मिल जा रहा है तो जो है यौगिक लिपिड बन जाता है। तीसरे पे आते हैं व्युत्पादित लिपिड। किस पे? व्युत्पादित लिपिड पे आते हैं। मतलब इसको कहते हैं डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, डिराइव मतलब कि जब सरल एवं संयुक्त लिपिड का जल द्वारा अपघटन किया जाता है तो जो पदार्थ मिलते हैं वो क्या होते हैं? व्युत्पादित लिपिड होते हैं। मतलब कि जब सरल जो अभी पढ़ चुके हैं 2 प्रकार, सरल और यौगिक, जब उनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जल के द्वारा रिएक्शन कराया जाता है तो क्या मिल के आता है? व्युत्पादित लिपिड मिल के आता है। इसके अंतर्गत जो है स्टेरॉल आते हैं। ठीक है, स्टेरॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल और ऑर्गोस्टेरॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में सभी लोग जानते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या होता है? अंदर की जो हमारी नसें हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो क्या होता है? हृदय पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हृदय भाई, अब इसमें ब्लड का प्रवाह क्या होता है? बहुत जो है जोर लगा करना पड़ता है हृदय को, और हृदय पे क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है, और हृदय से रोग से अन्य क्या होता है? ग्रसित हो जाता है, बीपी बढ़ने लगता है। अब होते हैं वसा के प्रकार। ठीक है, वसा के कार्य पे आते हैं कि वसा का क्या क्या कार्य है। छोटा सा हम लोग चित्र के माध्यम से देख चुके थे, लेकिन यहाँ पे विस्तृत जानकारी लेंगे हम लोग। ठीक है, कि वसा के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, देखिए, सबसे अधिक ऊर्जा जो है वसा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? वसा से प्राप्त होता है। 1 ग्राम वसा में कितना होता है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा देती है। यह शरीर में वसीय ऊतकों के रूप में जमा हो जाती है। किसमें? जो आपके जो है बहुत कहते हैं ना कि फैट जमा है, तो बिल्कुल फैट जमा होता है, वही जमा होता है जो मोटा चमड़ी होता है पेट के पास। ठीक है, पेट के पास, कभी कभी बाहों में हो जाता है। ठीक है, जांघ पे हो जाता है, थाई पे। तो ये सब क्या है? जो है वसीय ऊतकों के रूप में जमा हो जाता है। क्या? वसा। जब शरीर को अन्य किसी साधन से ऊर्जा नहीं मिलती है, अर्थात भोजन नहीं मिलता है, तो क्या होता है? शरीर जमा ग्लाइकोजन को समाप्त हो जाता है, तो इन वसीय ऊतकों द्वारा ऊर्जा मिलती है। मतलब कि जब क्या होता है? अन्य साधन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती तो क्या करती है शरीर? इन्हीं जो है ऊतकों से क्या करती है?
शरीर ऊर्जा प्राप्त करती है और अपने शरीर को क्या रखती है, जिंदा रखती है। शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा कर देना, ठीक है, बिल्कुल। बहुत लोग कहते हैं फैट खा रहा है, फैट खा रहा है। देखिए फैट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, संतुलित भोजन करना है आपको, ये नहीं कि फैट बिल्कुल छोड़ देना है। अभी बताएंगे फैट ना खाने से रोग भी होता है, ठीक है, सब बताएंगे, ठीक है। चलिए, हमारे शरीर के कोमल अंगों के ऊपर वसा की दोहरी परत जम होती है, ठीक है। हमारे शरीर के कोमल अंगों के ऊपर वसा की दोहरी परत होती है, जैसे हृदय हो गया, फेफड़े हो गया, गुर्दा हो गया। इन अंगों के ऊपर वसा की दोहरी परत उन्हें बाह्य चोटों से बचाती है, बिल्कुल। जो हृदय है, फेफड़ा है, गुर्दा है, उस पर जो है एक बाह्य परत जमा होती है, किसकी, वसा की। और ये क्या करती है, बाहरी चोटों से किसको क्या करती है, इनको बचाती है। तीसरा पॉइंट है शरीर के तापक्रम को नियमित करना। क्या करना है, शरीर के तापक्रम को नियमित करता है क्या, वसा। त्वचा, इस चीज को हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि जो है त्वचा क्या करता है, शरीर के तापक्रम को भी नियमित करता है। देखिए त्वचा के नीचे जो वसा की परत होती है, जो हमारी चमड़ी है, त्वचा है, उसके नीचे क्या है, वसा की परत है एक, वह हमारे शरीर में ताप अवरोधक या उष्मा कुचालक का काम करती है, ठीक है। गर्मी में गर्मी नहीं लगने देती है, ठंडी में ठंडी नहीं लगने देती है, क्या क्या, वही वसा। इस अवरोधक के कारण जो है शरीर तापक्रम नियंत्रित करता रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिनों का वाहक, ठीक है। अभी इस चीज़ को बता चुके हैं कि वसा शरीर में क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन कैसे होते हैं, जैसे है ए है, डी है, ई है, व के है। ये 4 विटामिनों का कौन कौन घोलता है, वसा घोलता है, ठीक है। घोल कर क्या करता है, परिवहन करता है और इन्हें इनके अवशोषण में मदद करता है, बिल्कुल। इन विटामिनों को अपने में घोल कर और पूरे शरीर में क्या करता है, इसका वहन करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, वहन नहीं हो पाएगा इन विटामिनों का, ठीक है। क्यों, क्योंकि जल में तो ये क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, लेकिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा नहीं रहेगा तो बताइए हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंच पाएंगे ये विटामिन, जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ठीक है। देखिए वसा का भी रोल है, सब कुछ जो है संतुलित मात्रा में लेना है। आवश्यक वसीय अम्लों की प्राप्ति का स्रोत, ठीक है। आवश्यक वसीय अम्लों की शरीर निर्माण नहीं का शरीर में निर्माण नहीं होता, किंतु शरीर के स्वास्थ्य, त्वचा की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक होते हैं। वसा युक्त भोजन इनकी पूर्ति करता है, ठीक है। वसा क्या करता है, वसा देखिए जो वसा होता है स्वास्थ्य त्वचा की सुरक्षा के लिए क्या होते हैं, बिल्कुल आवश्यक होते हैं। और जो है ये किससे मिलते हैं, वसा युक्त भोजन से इनकी प्राप्ति होती है। क्यों, क्योंकि शरीर में वसा नहीं बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन की बचत। देखिए वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा देने का काम करने लगता है। अगर वसा भी खत्म हो जाएगा शरीर से तो प्रोटीन ऊर्जा देने लगेगा। प्रोटीन ऊर्जा देने लगता क्या होगा, वही याद करिए। और तब उसकी मुख्य कार्य शरीर का निर्माण छूट जाता है। वसा जो है प्रोटीन की बचत कर उसके मुख्य कार्य हेतु स्वतंत्र कर देती है। मतलब जो है मांसपेशियां भी आपकी गलने लगेंगी। और देखे थे जो मार्समस हुआ था बच्चे का, कितना दुबला पतला बच्चा था, ठीक है। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इंसान पहुंच जाएगा, मतलब एकदम हड्डी हड्डी दिखने लगेगा। मतलब क्या है कि अगर शरीर से वसा भी खत्म हो गया तो प्रोटीन ऊर्जा देने का काम करने लगेगी। 7वां पॉइंट आते हैं, पाचक रस के स्राव को कम करना। पाचक रस के स्राव को कम करना। वसा ऊर्जा शरीर में पाचक संस्था में पाचक रसों के स्राव को कम करता है, जिसके कारण पाचन क्रिया धीमे होती है। विभिन्न पाचक अंगों में भोजन लंबे समय तक बना रहता है और जिससे भूख जल्दी नहीं लगती। क्या करती है, पाचन रसों को क्या करता है, रोक कम करता है, जिससे क्या होता है, जल्दी हमारा भोजन नहीं पचता है। और इसलिए इस तरह से क्या होता है, हमें जल्दी भूख नहीं लगती। और अगर ये नहीं होता तो क्या होता है, जल्दी जल्दी हम लोग खाना खाते, हमें ज़्यादा कैलोरी मिलती है, तो हम लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते। तो इस तरह से हमें क्या करता है, वेट संतुलन में भी काम करता रहने में, ठीक है। अब देखिए आमाशयिक एवं आंतरिक अंगों का चिकना करना, ठीक है। आमाशयिक एवं आंतरिक अंगों का चिकना करना। यह आमाशय आंतमार्ग को चिकनाहट देता है, जिसके कारण जो है पाचन क्रिया धीमे होती है। विभिन्न पाचक अंगों में भोजन लंबे समय तक बना रहता है, जिससे भूख जल्दी नहीं लगती। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। भोजन में स्वाद तथा सुगंध की वृद्धि करना, वाह एकदम सही बात है। अगर दाल में घी डाल दीजिए, देखिए उसका स्वाद कितना बढ़ जाता है। रोटी में घी लगा दीजिए, कितना स्वाद बढ़ जाता है। मतलब क्या, भोजन में सुगंध और स्वाद का भी ये काम करता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है, वसा की कमी से क्या प्रभाव होता है। अगर शरीर में वसा ना हो तो शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को देख लीजिए। वसा की कमी से जो है क्या होगा, फ्लाइनोडर्मा रोग हो जाता है। वसा की कमी से त्वचा कछुओं की त्वचा से के समान हो जाती है, ठीक है। फाइनोडर्मा रोग जो है हो जाता है। अब देखिए इसकी कमी से त्वचा बीमारी यानी कि डर्मेटिस यानी कि चमड़े की मतलब कहने का मतलब क्या है,
चमड़ी की बीमारी है। वसा की कमी से वसीय अम्लों की कमी हो जाती है, ठीक है। वसा की कमी से क्या होती है, वसीय अम्लों की कमी होता है, इसलिए शरीर की सामान्य वृद्धि रुक जाती है। जो है शरीर की क्या हो जाएगी, सामान्य वृद्धि भी रुक जाती है। चलिए आप जो है हम लोग आपको दिखा देते हैं फ्राइनोडर्मा की, इस चित्र दिखा देते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसा रोग होता है वो, ठीक है। अब देखिए ये फ्राइनोडर्मा है। अब ये मत सोचिएगा कि खाली कोहनी पे होता है, ठीक है, ये खाली कोहनी पे होता है। ये जो है शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, पेट में, शरीर में, पैर में, हाथ में, बट पे, थाई पे, ठीक है, पैरों में, हर जगह ये हो सकता है, हो जाता है फ्राइनोडर्मा। फिलहाल मैं एक ही चित्र रखा हूँ और ये बहुत ही भद्दा लगता है। फिलहाल तो मैं इससे बहुत सिंपल चित्र रखा हूँ, अन्य चित्र भी देख रहा था मैं, इसके बारे में सर्च कर रहा था, तो ये बहुत ही भद्दा भद्दा जो है होता है और ये स्किन की बीमारी हो जाती है। ये किसकी कमी से होती है, तो ये होती है वसा की कमी से। किसकी, वसा की कमी से होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कि जो है वसा की अधिकता होती है तो क्या होता है, ठीक है। वसा की अधिकता का क्या प्रभाव होता है, वसा की कमी के समान वसा की अधिकता भी शरीर पर क्या होता है, नुकसानदायक प्रभाव डालता है। बिल्कुल, हमें संतुलित आहार में संतुलित वसा भी लेना है। क्या लेना है, संतुलित वसा, ठीक है, संतुलित वसा। अब हम लोग कमी तो पढ़ चुके हैं, अब फिलहाल क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर वसा की अधिकता हो जाए शरीर में तो क्या नुकसान होता है। देखिए, वसा की अधिकता से त्वचा नीचे हृदय तथा शरीर के अन्य स्थानों पर वसा की परत जम जाती है, जिससे मोटापा बढ़ जाता है। बिल्कुल, वसा जब शरीर में अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो मांसपेशियों में जाकर बैठ जाएगा और मोटापा हो जाएगी। यह मोटापा स्वयं में बीमारी है तथा साथ ही कई हृदय संबंधी रोग एवं मधुमेह लेकर आती है। मोटापा क्या है, एक अपने आप में बीमारी तो है ही, और हृदय के संबंधी रोग और मधुमेह मतलब कि शुगर की भी बीमारी है, ठीक है। चलिए अब मधुमेह पे आते हैं। मधुमेह, मोटे लोगों को मधुमेह होने की संभावनाएं अधिक होती है। अधिक तला हुआ भोजन मधुमेह का कारण बन सकता है, ठीक है। मतलब मधुमेह मतलब क्या होता है, शुगर, शुगर ना, शुगर हो गया है इनको। शुगर क्या होता है, शरीर का दीमक होता है, ठीक है, शरीर को एकदम खोखला कर देता है, ठीक है। तो क्या है कि मोटे लोगों में जो है शुगर होने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। जो अधिक तला भुना लोग खाते हैं उससे क्या होता है, शुगर होने के चांस बढ़ जाते हैं। हृदय संबंधी रोग, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने के कारण वह रक्त धमनियों के अंदर जमने लगता है। बिल्कुल बताया था कि जैसे रक्त धमनी है तो देखिए ऐसे ऐसे जो है कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और क्या होता है, ब्लड में ब्लॉकेज पैदा करता है, ब्लड में रुकावट पैदा करता है फ्लो करने में। ऐसा जो ब्लड फ्लो करता है इसमें नालियों में रक्त धमनियों में, जिससे रक्त का दबाव बढ़ जाता है। रक्त का होता है, दबाव बढ़ जाता है। रक्त का दबाव बढ़ने से रक्त संचरण का प्रभाव पड़ता है। रक्त के दबाव बढ़ने से क्या होगा, रक्त संचरण पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और हमारे एक पंप की तरह काम करता है हृदय, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्यों, क्योंकि नाड़ियाँ जो धमनियाँ हैं वो बहुत पतली हो जाती हैं और ब्लड जो है सर्कुलेट करने में बड़ा दिक्कत होती है। रक्त में 120 से 160 मिलीग्राम पर 100 मिलीग्राम के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। इससे अधिक मात्रा जो है हृदय गति रोक देती है। मतलब 120 से 160 मिलीग्राम क्या है, सामान्य मात्रा में माना जाता है। इसके बाद जो है क्या होता है, नुकसानदायक हो जाता है क्या, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि विभिन्न भोज्य पदार्थों में कितने मात्रा में क्या पाया जाता है, जो है वसा जो है पाया जाता है। तो इसको बहुत देखने की जरूरत नहीं, लेकिन देख लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। देखिए प्रति 100 ग्राम भोज्य पदार्थ में, ठीक है, तो ये घी है 100 ग्राम, 81 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक। अब आप देख लीजिए दूध में, ठीक, दूध में प्रति 100 ग्राम में 8.8 ग्राम, ठीक है। भैंस के दूध में, गाय के दूध में 3.6 ग्राम। अब देखिए 100 ग्राम दूध में, मिल्क में क्या है, 8.8 ग्राम जो है क्या मिलता है, 8.8 ग्राम भैंस के दूध में फैट मिलता है, वसा मिलता है। और 3.6 ग्राम, आधे से भी कम है इसमें, ध्यान रखिए, आधे से भी कम है वसा। तो इससे क्या समझ में आता है कि भैंस के दूध में क्या है, वसा ज़्यादा है, ठीक है। भैंस के दूध में वसा ज़्यादा है और वो भी वैसी वसा है जो कि संतृप्त है। एक बार ध्यान रखिएगा, जो चीज़ में यानी कि पनीर में और दूध में जो मिलता है वो संतृप्त वसा मिलता है बहुत ही। ये वसा जो है हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा संतृप्त वसा नहीं होता है। सोचिए पनीर खाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पनीर जो है खाते हैं हम प्रोटीन के लिए, तो उसका मलाई निकाल के उसका पनीर फाड़िए तो बेहतरीन होगा, ठीक है। लेकिन जो इसमें का वसा है वो संतृप्त वसा है, ये नुकसानदायक है, ठीक है। देखिए बकरी के दूध में 5.7 ग्राम होता है, माँ के दूध में जो है 3.9 ग्राम होता है। खोया में कितना होता है, 15.2 ग्राम होता है। 100 ग्राम खोया में 15.2 ग्राम होगा। जो भी दिखा रहे हैं डाटा ये 100 ग्राम में है, 100 ग्राम में है, ठीक है। अच्छा
भैंस के दूध से बना खोआ में 31.2 ग्राम होगा 100 ग्राम में, पर 100 ग्राम में, सभी को पर 100 ग्राम कर देते हैं, ठीक है, यही से मतलब हर 100 ग्राम में है। मांस में क्या होता है 13.3 ग्राम होता है, मांस में पर 100 ग्राम में 13.3 ग्राम वसा होगा। लीवर में 3 ग्राम होगा, किसमें 100 पर 100 ग्राम में। मछली में क्या होगा 3.2 ग्राम होगा, और अंडा में क्या होगा 13.3 ग्राम होगा, और मूंगफली में क्या होगा 40.1 ग्राम होगा। मूंगफली जो है वसा का रिचेस्ट स्रोत है, ध्यान रखिएगा, रिचेस्ट मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है ऊपर हम देखे रहे थे प्रति 100 ग्राम में, तो घी में प्रति 100 ग्राम में 100 ग्राम पूरा जो है क्या है वसा ही है। मक्खन में 81 ग्राम है, वनस्पति तेल में जो है 100 ग्राम में 100 ग्राम है, और सोयाबीन में क्या है 20 ग्राम है। तो इस तरह से हम लोग क्या जान गए कि किसमें कितना जो है फैट मिलता है, किसके दूध में कितना फैट मिलता है, ठीक है, और क्या जो है वो होता है, ठीक है। अब आते हैं जो किस पे, वसा के पाचन पे, डाइजेशन ऑफ फैट पे, ठीक है। अब देखिए डाइजेशन ऑफ फैट, चलिए तो हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं अभी वसा का पाचन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, वसा का पाचन। तो फिलहाल जो है इसको हम लोग चित्र के माध्यम से पढ़ लेते हैं, ठीक है, और आपको लगेगा कि हम लोग ये वसा जो है एकदम बिल्कुल पाचन तंत्र के अंदर घुस गए हैं और इस वसा को पचाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग चित्र पे जाते हैं डायरेक्ट, उसको वहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, चलिए देखिए ये क्या है, ये पाचन तंत्र का चित्र है, ठीक है, पाचन तंत्र का चित्र है। फिलहाल जो है हम लोग यहाँ से भोजन लेते हैं, ठीक है, यहाँ से भोजन लेते हैं, और यहाँ पे ये क्या है हमारा आमाशय है, क्या है आमाशय है। अब देखिए जो वसा का पाचन होता है वो आमाशय में, पक्वाशय में और छोटी आंत में होता है। छोटी आंत देखिए ये वाला पोर्शन छोटी आंत का है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ग्रहणी वाला, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पाचन हो जाता है, और इसी में क्या होता है उसका अधिशोषण यानी कि अब्जार्प्शन भी हो जाता है। मुख्य पाचन जो होता है किसमें होता है, छोटी आंत के अंतिम भाग यानी कि शेषात्र में होता है। जो मुख्य रूप से पाचन होता है वसा का वो अंतिम पार्ट में होता है छोटी आंत के, ठीक है, अंतिम पार्ट में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आमाशय में आमाशय रस के लाइपेज पाचक की क्रिया के वसा ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विभक्त होता है। आमाशय में क्या होता है, जब ये यहाँ से हमारा जो आता है भोजन, ठीक है, जिसमें क्या होता है देखिए अब फिलहाल जो है उसमें भोजन में तो सब कुछ होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स भी होता है, वसा भी होता है। तो फिलहाल जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं करेंगे, प्रोटीन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसी बात करेंगे, वसा की बात करेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुंह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन वसा का पाचन मुंह से शुरू नहीं होता है, वसा का पाचन शुरू होता है आमाशय से। क्या आमाशय में क्या निकलता है कि आमाशय में आमाशयी रस के लाइपेज पाचक की क्रिया वसा जो है ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विभक्त हो जाता है। यहाँ से आमाशयी रस निकलता है और इनको जो है ग्लिसरॉल में और वसीय अम्ल में क्या करता है विभक्त कर देता है। इसके बाद जो विभक्त होने के बाद यहाँ बढ़ता है, ठीक है, यहाँ बढ़ने के बाद क्या होता है देखिए यह पाचन इमल्सीकृत वसाओं में पर होता है। यह यहाँ से भोजन छोटी आंत में ऊपरी भाग पक्वाशय में आ जाता है। यहाँ से क्या होता है ये छोटी आंत में आ जाता है, ठीक है, ये छोटी आंत नीचे वाली दिख रही है। ये हरा वाला क्या है, हरी वाली क्या है, हरी वाली बड़ी आंत है, क्या है हरी वाली ये बड़ी आंत है, ये नीचे वाली छोटी आंत है ये वाली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जहाँ अग्नाशय यहाँ पे अग्नाशयी रस के का लाइपेज या तथा पित्ताशय में आया पित्त रस जो है टाइग्लिसाइड के में छोटी इकाइयों में विखंडित करता है। देखिए जो यहाँ पे क्या है अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय और पित्ताशय से जो पित्त रस आता है यहाँ पे क्या करता है, जो यहाँ से निकल के आता है वसा, जो यहाँ से वसा निकल के आता है, यहाँ भी पित्त रस में निकलता है और ये यहाँ पे मिल के क्या करता है यहाँ से पचाने का काम करता है। और अंत में पाचन कहाँ पे होता है, यह भोजन के छोटी आंत में अंतिम भाग में आता है जहाँ आंतरिक रस तथा लाइपेज इस ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विभक्त कर देता है। कहने का मतलब है यहाँ से भी एंजाइम निकलता है, यहाँ से भी एंजाइम निकलता है, ठीक है, और ये क्या करता है इसको जो है तोड़ने का काम करते हैं कई पार्ट में। पहले यहाँ पे बड़ा होता है, फिर यहाँ पे आते आते छोटा टूट जाता है, फिर इनको जो है यहाँ पे क्या होता है और टुकड़े में कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है इसमें जो है अधिशोषण हो जाता है। मैं इसको जो है और अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल जो है इस चित्र के माध्यम से देख लिए कि पाचन जो है कहाँ शुरू होता है आमाशय से, अंत में अधिशोषण कहाँ पे हो रहा है छोटी आंत में, और मुख्य रूप से जो है पाचन कहाँ हो रहा है छोटी आंत में मुख्य रूप से पाचन हो रहा है। फिलहाल आगे देख लेते हैं एक और बिंदु देख लेते हैं इसमें। अब देखिए आप लोग क्या देख चुके हैं, अब चित्र देख चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब कि पाचन तंत्र का, तो अब आसानी समझ में आएगा। देखिए पहले जो है वसा जो है इतना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है इतना बड़ा होता है, ठीक है। अब कि मुंह के बाद कहाँ पहुँचता है, ये पेज पहुँचता है अमाशय में, कहाँ पे अमाशय में पहुँचता है। ये जो बड़ा ड्रॉपलेट है ये कहाँ पे है आमाशय में पहुँच गया। मान लीजिए आमाशय में क्या होता है
कि अमाशय में ये होता है कि वहाँ पे अमाशय में वहाँ पे क्या निकलता है, गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। देखिए गैस्ट्रिक लाइपेज है, वो क्या करता है, इस जो ये वसा के टुकड़े हैं उस पर जाके चिपकना शुरू कर देता है और इसको जो है छोटे छोटे मतलब कि लार्ज फैट ड्रॉपलेट को किस में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। ठीक है, किस में, पेट में जो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। उसके बाद जो ये फैट कहाँ बढ़ता है, आगे बढ़ता है पैनक्रियाज यानी कि ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या निकलता है, ड्यूडेनम क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी। चित्र दिखाया हूँ उससे समझ में आएगा होगा। अब देखिए पैनक्रियाज लाइपेज निकलता है वहाँ पे, अब बाइंड द फैट ड्रॉपलेट। अब जो पैनक्रियाज निकलता है, पैनक्रियाज लाइपेज निकलता है किससे, पैनक्रियाज से, वो भी क्या जुड़ इसमें जुड़ जाता है, मिल जाता है। ठीक है, मिलने के बाद क्या करता है, इनको जो है देखिए फैटी एसिड टू मोनो एक्लिग्लिसरॉल डिफ्यूज टू मिसेल ड्यूडेनम और जेजुनम में, इनको जो है बिल्कुल इतने छोटे छोटे टुकड़े में क्या करता है, तोड़ देता है। किसको, ये फैट को। देखिए ये कोलैप्स कर दे रहा है इनको, पैनक्रियाजिक लाइपेज है। ठीक है, इनको जो है इस तरह से छोटे छोटे, पहले जो है यहाँ पे अमाशय था, अमाशय में काम हुआ, टुकड़े में टूटा, इसके बाद जो है पैनक्रियाज से ड्यूडेनम में आके जो पैनक्रियाज मिल रहा है, पैनक्रियाज से रस निकल रहा है, कौन सा, पैनक्रियाज लाइपेज यानी कि अग्नाशय रस, अग्नाशय से जो रस निकल रहा है, उसके बाद इनको जो छोटे छोटे टुकड़े में और चिपक जा रहा है, उनके छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे तोड़ दे रहा है और ये क्या हो रहा है, मिसेल्स डिफ्यूज टू ब्रश। अब मतलब ये देखिए ये क्या है, ये जो है छोटी आंत के अंदर का भाग है, छोटी आंत के अंदर का भाग है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है सारे टूटने के बाद क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, मतलब कि शरीर उसको एब्जॉर्ब कर रही है। जो भी नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा, जो मटेरियल गंदा होगा, वो जो है क्या गुदा के माध्यम से निकल जाएगा और जो है हमारे लिए ज़रूरी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो देखिए वसा का पाचन थोड़ा सा कठिन है और मैं इसीलिए टाइम मतलब अन्य की अपेक्षा मैं जो है बिल्कुल समझाने की कोशिश किया हूँ दोनों पार्ट से, और इस चीज़ को आप लोग समझ जाइएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए पाचन के बाद जो है हम लोग किस पे आते हैं, अधिशोषण पे आते हैं। मतलब कि जो भी वसा से हमें हमारी ज़रूरी मिनरल्स निकल रहे हैं, ज़रूरी चीज़ें निकल रही हैं, वो क्या होगी, छोटी आंत में क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगा। देखिए प्रोटीन तथा कार्बोज पदार्थ की अपेक्षा वसा की अधिशोषण प्रक्रिया अधिक जटिल है, बिल्कुल जटिल है, मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, इसका अधिशोषण निम्न पदों में होता है। वसा के पाचन के बाद जो वसीय कण तथा वसीय अम्ल बचते हैं वो पित्त लवण तथा पानी के साथ मिलकर एक घुलनशील पदार्थ बनाते हैं। क्या देखिए वसा के पाचन के बाद की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। वसा के पाचन के बाद जो वसीय अम्ल अवसीय कण मिलते हैं, जो लास्ट में मिल रहा था छोटे छोटे कण टूट गए, तो उसकी बात हो रही है। वसीय अम्ल बचते हैं, वो पित्त लवण और पानी के साथ मिलकर घुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिन्हें मिसेल्स कहते हैं। मिसेल्स आपको दिखाए थे नीचे, मिसेल्स बन रहा था। वसा जो है पाचन के बाद क्या बन गया, वसीय कण वसीय अम्ल मिलकर क्या बन गया, मिसेल्स बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसेल्स के बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा छोटा करते हैं, थोड़ा छोटा और। ठीक है, अब आते हैं। अब देखिए मिसेल्स आंत की भीतरी परत, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, सैल्मिक झिल्ली, दिखा चुके हैं। भीतरी परत कैसा होता है, कोशिकाओं में पहुंचते हैं। यहाँ मोनोग्लिसराइड ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल आंत के आंतरिक परत की कोशिकाओं द्वारा आत्मसात कर लिए जाते हैं, मतलब आत्मसात की एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पित्त लवण बाहर रहकर वसा के मिसेल्स में बदलते रहते हैं। पित्त लवण क्या करते हैं, वसा के जो पाचन वसा होता है उसको मिसेल्स में बदलते रहते हैं। सैल्मिक झिल्ली की कोशिकाओं में ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड तीनों मिलकर जो है ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। ट्राइग्लिसराइड हम उसको आपको दिखाए थे, उस जो एक तरह से वो क्या था, टेबल टाइप का था, उसमें दिखाए थे। ट्राइग्लिसराइड जो है लाइपोप्रोटीन माइक्रोमोन्स में बदल जाते हैं। इनका अधिशोषण लसिका नलियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लसिका नलियों द्वारा होता है। यह लसिका नलियों इसका अधिशोषण कर रक्त नलिकाओं में पहुंचाई जाती है। ठीक है, वसा में जो ग्लिसरॉल वाला भाग होता है वह पृष्ठ सिरा यानी कि पोर्टल वेन द्वारा यकृत में पहुंच जाता है तथा वसीय अम्ल रक्त के प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ मिलकर पृष्ठ सिरा या यकृत तथा तक पहुंचती है। बस इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि एब्जॉर्प्शन जो है छोटी आंत में जाके हो जाता है और जो बचा हुआ भाग है वो क्या होता है, हमारे जो है गुदा के माध्यम से निकल जाता है। ठीक है, ये बस जान लीजिए कि कौन सा जो है अमाशय में क्या निकलता है। ठीक है, पित्ताशय में क्या निकलता है मैं चित्र के माध्यम से दिखा चुका हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा और मुख्य रूप से कहाँ पाचन होता है ये भी याद कर लीजिएगा। छोटी आंत में मुख्य रूप से पाचन होता है, इतना मेन पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, चयापचय। ठीक है, मेटाबॉलिज्म।
अब देखिए अवशोषित वसा काइलोमाइक्रांस, ठीक है, नाम से जानी जाती है। जो अवशोषित हो जाती है, जो जिसको शरीर जो है अवशोषित कर लेती है, उसको क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रांस कहते हैं। इस वसा का चयापचय विभिन्न पदों में होता है। अब देखिए इसका कैसे होता है भैया चयापचय? काइलोमाइक्रिन की कुछ मात्रा वसा ऊतकों द्वारा ली जाती है, जहां इसका रूपांतरित जो है ट्राइग्लिसराइड में होता है। यह वसीय ऊतकों में जमा हो जाती है और शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को होने पर पुनः जो है ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदलकर शरीर को ऊर्जा देती है। ठीक है, देखिए जो काइलोमाइक्रिन से वो क्या करती है? ऊतकों वसा ऊतकों द्वारा ली जाती है और उसका रूपांतरित जो है ट्राइग्लिसराइड में हो जाता है। और जो वसीय ऊतकों की जमा हो जाती है किसमें? वसीय ऊतकों में जमा हो जाती है का ट्राइग्लिसराइड। और जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो पुनः जो है ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदलकर शरीर को ऊर्जा देती है। यह रासायनिक परिवर्तनों के कारण ऊर्जा देते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी बनता है। यह क्या होता है? यह जो है रासायनिक परिवर्तनों के कारण ऊर्जा देते हैं, इसलिए फलस्वरूप क्या बनता है? ऊर्जा मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और क्या मिलता है? पानी मिलता है। क्या? इसके ऊर्जा देने के फलस्वरूप। ठीक है, कुछ जटिल रासायनिक क्रियाओं द्वारा काइलोमाइक्रांस का कुछ भाग ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, अनावश्यक अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। कुछ जटिल रासायनिक क्रिया भी होते हैं उसमें, ठीक है, जिसमें काइलोमाइक्रांस क्या होते हैं का कुछ भाग जो है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन तथा अनावश्यक जो है, अनावश्यक माने कि जो काम की चीज़ नहीं है, उस अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। कुछ भाग कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होते हैं। चलिए कुल मिला के चयापचय जो होता है किस में होता है? काइलोमाइक्रांस तो होता है। काइलोमाइक्रांस क्या है? काइलोमाइक्रांस जो अवशोषित वसा हो जाता है, ठीक है, जिसमें आंतों में, उसको काइलोमाइक्रांस कहते हैं। उसके बाद जो है ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करिए कैसा लगा सेशन। साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।